मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के 5वें प्रश्न पत्र मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का एक महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत डेविड ह्यूस्टन के आगत निर्गत सिद्धांत की कुछ कमियों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। व्यवस्था सिद्धांत, जो कि विभिन्न देशों की सरकारों का आकलन का एक प्रतिमान है, एक उपागम है, एक सिद्धांत है, उसी प्रक्रिया में अनेक सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं, जिसमें से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत भी एक है। इससे पूर्व डेविड ह्यूस्टन ने आगत निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आमंड व पावेल ने आगत निर्गत सिद्धांत मॉडल की कुछ कमियों को उजागर किया और उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत, जिसको संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत कहा जाता है, दिया। उन्होंने कहा कि डेविड ह्यूस्टन ने जो आगत निर्गत सिद्धांत या निवेश निर्गत मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें कुछ कमियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत अस्तित्व में आया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? डेविड ह्यूस्टन के जो निवेश निर्गत सिद्धांत था, उस निवेश निर्गत सिद्धांत में अमूर्तीकरण वाली चीज़ें अधिक थी, अर्थात पूरी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। जैसे कि कोई भी कार्य किस प्रकार से संपादित हो रहा है, कौन कर रहा है, इस बात का खुलासा डेविड ह्यूस्टन ने अपने आगत निर्गत सिद्धांत में नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उस समय के जो सिद्धांत थे, उन सभी की सीमित उपयोगिता थी, यानी कि वो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का आकलन प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त आमंड पावेल ने जो और महत्वपूर्ण बात बताई, वो ये बताई कि सभी सिद्धांतों में या राजनीतिक व्यवस्थाओं के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती की होती है। इनकी राजनीतिक व्यवस्था में या किसी भी सिद्धांत निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ उन्होंने नंबर 4 ये बताया कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाओं की अभिनयता होती है, यानी कि संरचनाओं में काम करने वालों की भूमिका होती है, जो कि उससे पूर्व या डेविड ह्यूस्टन के सिद्धांत में नहीं बताया गया। उन्होंने ये भी बताया कि संरचना के द्वारा कार्यों का निष्पादन होता है, यानी कि कोई भी कार्य बिना संस्था, बिना विभाग, बिना व्यक्ति, बिना संरचना के नहीं होता है। कोई न कोई निष्पादन शक्ति अवश्य होती है। कार्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार्य, अकार्य। प्रकार्य जो कि व्यवस्था को संतुलन और संरक्षित रखते हैं, अकार्य जो कि व्यवस्था के लिए उचित नहीं होते, वो व्यवस्था में अराजकता पैदा करते हैं। तो इन सभी कारणों से इस संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत की आवश्यकता हुई। इसके बाद हम आते हैं कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों को सामान्यतः सरल शब्दों में बता दूं कि आमंड पावेल का ये जो सिद्धांत है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ये 2 शब्दों से मिलकर, संरचना और प्रक्रिया से मिलकर बना है। संरचना का अर्थ है संस्था या विभाग, और प्रक्रिया का अर्थ है कार्य, यानी कि कोई भी कार्य बिना संरचना के, बिना संस्था के निष्पादित नहीं होता है। आमंड और कोलमैन ने संरचनाओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना है कि संरचनाओं के माध्यम से ही कार्य होते हैं, कार्य का संपादन होता है, और संरचनाएं द्वारा, एक संरचना द्वारा एक या एक से अधिक कार्य भी संपादित किए जा सकते हैं। और कार्यों की प्रकृति सदैव सकारात्मक नहीं होती है और नकारात्मक भी होती है, यानी कि 2 प्रकार के कार्यों की उन्होंने चर्चा की है, प्रकार्य और अकार्य। प्रकार्य जो व्यवस्था को संरक्षित रखते हैं, अकार्य
जो व्यवस्था में टूटन पैदा करते हैं। इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया है, जैसे कि फ्लेनिगम और फोगलमैन, जो प्रकार्यात्मक अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राजनीतिक शास्त्री विश्लेषण करते समय तत्संबंधी प्रक्रिया का भी ध्यान रखे जो उस तथ्य या घटना से संबंधित हो। अर्थात किसी भी तथ्य का विश्लेषण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, उस तथ्य से जुड़ी हुई समस्त बातें, या ये संरचना हो या उसके द्वारा निष्पादित प्रक्रिया हो, उन सभी का आकलन होना चाहिए। ये भी कहा जा सकता है कि ये अंतर संबंधित भूमिकाओं का प्रतिमान है। रॉबर्ट सी बोन ने इसकी अलग से परिभाषा दी है। रॉबर्ट सी बोन के अनुसार एक प्रकारीय व्यवस्था को बनाए रखने और उसको विकसित करने के लिए किया जाने वाला ऐसा प्रतिमान है जो नियमित रूप से होता रहता है। इस प्रकार से इन विद्वानों ने ये परिभाषा इसकी दी है। उसके बाद यदि हम आएँ कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का मॉडल का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है आमंड और पावेल ने, उसमें भी वो उसमें भी वही 3-4 तत्व हैं जो डेविड ह्यूस्टन ने बताया था। डेविड ह्यूस्टन के अनुसार आगत और सत्तात्मक रूपांतरण और निर्गत, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आगत निर्गत सिद्धांत में विद्यमान है। इन सभी चीज़ों को आमंड पावेल ने स्वीकार किया है और अपने प्रारूप में भी उसको इसमें स्थान दिया है। और उन्होंने अपने प्रारूप के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत क्या है, कैसे है। जैसा कि आप ये प्रारूप देख रहे हैं, इस प्रारूप में सबसे पहले जो है वो निवेश ऊपर दे रखा है। निवेश में मांगे हैं। मांगे 4 प्रकार की दे रखी हैं, यानी कि वस्तु, वितरण, व्यवहार, विनियामक, राजनीतिक सहभागिता, संचार या संप्रेषण। अब हम इनका अध्ययन करते हैं, तो एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चारों मांगों का क्या अभिप्राय है। आमंड पावेल कहते हैं कि मांगे 4 प्रकार की हैं, 4 श्रेणियों में उन्होंने बांट दिया है। पहला वस्तु वितरण। वस्तु वितरण का अर्थ है वस्तु और सेवाओं का वितरण, जिसमें वेतन, शिक्षा व्यवस्था आदि को दुरुस्त करना या सेवाओं की मांग करना, वेतन की मांग करना, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये वस्तु वितरण में आता है। दूसरा व्यवहार विनियामक। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यवहार को नियंत्रित करना, इसका अर्थ है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है कि मत देने का अधिकार या अन्य निर्णय प्रक्रिया में अपना मत व्यक्त करना राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत आता है। संचार या संप्रेषण। संचार जिसमें सूचनाएं ली जाती हैं या सूचना जानकारियाँ दी जाती है, इस प्रकार से ये मांगे हैं। किंतु इन मांगों को जब तक समर्थन नहीं मिले जनता का या जनता, यूँ कह लीजिए कि समर्थन में जो 4 प्रकार की चीज़ें बताई हैं, द्रव्यात्मक, आज्ञाकारिता, सहभागिता, श्रद्धात्मकता, एक तरह से ये उन सुनागरिक और व्यवस्थित नागरिक और जागरूक नागरिकों के कर्तव्य जैसे भी हैं। आमंड पावेल कहते हैं कि द्रव्यात्मक नागरिकता, द्रव्यात्मक समर्थन का अर्थ है कर देना या टैक्स देना, यानी कि जनता टैक्स देती हो। आज्ञाकारिता का अर्थ है कि जनता कानून का पालन करती हो, आज्ञाकारी हो। सहभागिता का मतलब है कि जनता अपना मत व्यक्त करे, अपना वोट दे, अपने प्रतिक्रिया दे सरकार की नीतियों के प्रति। और श्रद्धात्मक का अर्थ है कि शासकों और देश के मान्य प्रतीकों, जैसे कि राष्ट्रीय गान है, ध्वज है आदि का सम्मान करती हो। इस प्रकार की सुसंस्कारित जनता का समर्थन यदि मांगों को होगा तो वो मांगे बहुत अधिक सशक्त कहलाएंगी। और दूसरा जो चरण है
इस प्रकार से मांगे और समर्थन, इनको आमंड और पावेल ने निवेश का नाम दिया है। इसके बाद ये मांगे रूपांतरण की प्रक्रिया आती है। रूपांतरण की प्रक्रिया में को दो तरह के भागों में बांटा है। देखिए, इसी रूपांतरण की प्रक्रिया को डेविड डिस्टन ने सत्तात्मक रूपांतरण कहा था, और यहाँ पर आमंड और पावेल ने रूपांतरण प्रक्रिया शब्द दी है। इसमें दो तरह की उन्होंने रूपांतरण प्रक्रिया बताई है, एक में राजनीतिक और दूसरे सरकारी। राजनीतिक में उन्होंने 3 प्रकार की बातें कही है: हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संप्रेषण। इन तीनों को भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। हित स्वरूपीकरण का अर्थ है कि मांग को स्वरूप प्रदान करना, मांग का स्वरूप निर्धारण करना, मांगों को सशक्त स्वरूप प्रदान करना, सरकार के समक्ष रखना। इसमें राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृतिकरण पर यह निर्भर करता है। आमंड पावेल ने अपने संपूर्ण सिद्धांत में राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन भर राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्य, आस्था, मान्यताएं आदि के बारे में जानता है, सीखता है और फलस्वरूप व्यवहार करता है। वो जितना अधिक उसका समाजीकरण होगा, उतना ही अधिक वो अपनी सक्रियता निभाएगा। और राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। राजनीतिक भर्ती का अभिप्राय है कि राजनीतिक समाजीकरण से सुसंस्कृत व्यक्ति अपनी भूमिका इसमें निभाए, राजनीति में निभाए, राजनीतिक व्यवस्था में निभाए। तो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती जितना अधिक होगा, राजनीतिक व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। तो रूपांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो 3 चीज़ें बताई गई है, हित स्वरूपीकरण, उसका अभिप्राय है कि जो मांगे हैं, जो हित हैं व्यक्ति के, उनको स्वरूप प्रदान किया जाए। दूसरा हित समूहीकरण। हित समूहीकरण जो होता है वो राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह आदि के द्वारा हितों का समूहीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की बातें उन्होंने कही है कि जैसे मांगे जो हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भी हो सकती है, इसमें सौदेबाजी भी होती है। और जिस प्रकार की मांगे होती है, यदि स्वार्थ आधारित मांगे होगी तो उनका परिणाम भी स्वार्थ आधारित होगा। यदि वो सौदेबाजी पर आधारित होगी तो उनका परिणाम भी इसी प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक समीकरण की परिभाषा दी है। राजनीतिक संप्रेषण में उन्होंने ये बताया कि राजनीतिक जो निवेश से जो मांगे आएगी वो रूपांतरित होने के क्या क्या तरीके, क्या क्या जरिए हैं। तो आमंड पावेल इसके लिए 5 प्रकार की श्रेणियाँ मानते हैं, 5 तरीके बताते हैं कि रूपांतरण प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होगी। तो कहते हैं कि सबसे पहले औपचारिक या व्यक्तिगत, इसमें व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से होता है। दूसरा राजनीतिक सामाजिक संरचना, जिसमें परिवार है, धार्मिक संस्थाएं आदि हैं। तीसरा राजनीतिक निर्गत संरचना, जिसमें व्यवस्थापिका, नौकरशाही आदि के माध्यम से संप्रेषण होता है। राजनीतिक निवेश, जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह के माध्यम से संप्रेषण होता है। और जनसंपर्क, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये संपर्क होता है। इसके बाद आता है सरकारी निर्णय या शासकीय। इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की श्रेणियाँ उन्होंने बांटी है सरकारी में। इसमें नियम अधिनिर्णय,
इसमें निर्णय निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णय। वो कहते हैं कि ये तीनों प्रकार जो हैं, नियम का निर्माण यानी कानून का निर्माण, कानून की प्रयुक्ति और कानून का अधिनिर्णय, ये अलग अलग संस्थाएं अपने अपने माध्यम से करती हैं। इसके अंतर्गत जो नियम निर्माण का कार्य, व्यवस्थापन संबंधी कार्य, और नियम प्रयुक्ति का कार्य कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं, और नियम अधिनिर्णय जो है वो न्यायपालिका संबंधी कार्य होते हैं। इसके बाद हम आते हैं निर्गत पे। तो निर्गत में भी इन्होंने चार तरह की श्रेणियाँ बना रखी है, जैसे निकासनीय है, विनियामक है, वितरणात्मक है, प्रतीकात्मक है। इन चारों का अभिप्राय यही है कि निकासनीय यानी कि निर्गत रूप में नीतियाँ कानून के रूप में बाहर आती है। विनियामक यानी कि जनता पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। वितरणात्मक यानी कि संसाधनों का उचित आवंटन किया जाना चाहिए। प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, अन्य हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने इस राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल को समझाया है। पुनः यदि इस प्रारूप के माध्यम से हम देखें, जैसा कि प्रारूप दिखाया हुआ है, इसमें मूल रूप से चार चीज़ें आपके समक्ष है: पर्यावरण, निवेश, रूपांतरण प्रक्रियाएं, निर्गत। अब हम इसकी उस प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से मांगे पर्यावरण में आती हैं और वो निर्गत या कानून का रूप किस प्रकार से धारण करती है। इस शब्द में डेविड स्टन के आवेदन के सिद्धांत का स्मरण करते हुए आपको इस आर्मर्ड पावेल के सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। कि देखिए, आर्मर्ड पावेल कहता है कि पर्यावरण, जैसे कि इस प्रारूप के दोनों कोनों में पर्यावरण दे रखा है, कि पर्यावरण से मांगे आती हैं और उनको जनता का समर्थन मिलता है। तो मांगों को समर्थन जब मिलता है तो मांगे सशक्त हो जाती हैं और ये मांगे निवेश कहलाती है। निवेश के रूप में ये राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में जो रूपांतरण प्रक्रिया है वो दो तरह से बताई है, जैसे कि राजनीतिक और सरकारी। तो इन दोनों स्वरूप में ये बदलती है, यानी कि जब राजनीतिक व्यवस्था में आती है तो इन निवेश पर पर्याप्त प्रतिक्रियाएं, चर्चाएं होते हैं और चर्चा, प्रतिक्रिया या विचार विमर्श के बाद नीतियां का निर्माण किया जाता है। जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है वो निर्गत के रूप में बाहर आती हैं, यानी कि निर्गत कहलाती हैं। और निर्गत के आर्मर्ड पावेल ने जैसे कि चार श्रेणी में बताया हुआ है: निकासनीय, विनियामक, वितरणात्मक और प्रतीकात्मक। ये निर्गत के रूप में बाहर आती हैं। इसमें दो तरह के पर्यावरण बता रखे हैं, जैसे कि आप प्रारूप में देख रहे हैं। एक पर्यावरण है, एक बाह्य पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब है राष्ट्र के भीतर या घरेलू पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय जगत, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो प्रतिक्रिया होती है उससे भी राष्ट्र प्रभावित होता है। डेविड स्टन ने इसके अतिरिक्त जो एक योजक कड़ी बताई थी, वो प्रतिसंवरण पाश फीडबैक लूप के बारे में बताया था, जो कि आर्मर्ड पावेल ने यहाँ नहीं बताया है, किंतु प्रक्रिया फिर भी वही की वही है कि पर्यावरण से मांगे निवेश के रूप में आएंगी, यानी कि मांगों के रूप में आएगी, उनको समर्थन मिलेगा, निवेश बनेगी। फिर वो राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगी, उनका सत्तात्मक रूपांतरण होगा, यानी कि राजनीतिक और शासकीय दो रूप में होगा। सत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त विचार विमर्श के बाद उन पर कोई नीतियाँ बनाई जाएगी और वो निर्गत के रूप में बाहर आएंगी। इस प्रकार से आर्मर्ड पावेल का राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल संपूर्ण होता है।